हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 सोशल साइंस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। अभी तक आपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे हुआ था और क्या इसके पीछे रीज़न था। और आज हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता क्या है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेफर्स टू द बेसिक चेंजेस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये रेफर करता है बेसिक चेंजेस विच अकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो बेसिक बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको ये रेफर करता है। थ्रू विच द पीपल लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, और जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड कॉटेज ऑक्यूपेशन को छोड़ करके और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाते हैं वर्क के लिए इन अ न्यू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एक बड़े पैमाने के इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एंड यूजिंग न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और नए मोड्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो इसमें आपने क्या समझा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा चेंज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जिसमें जो लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड कॉटेज ऑक्यूपेशन को छोड़ करके और नई जो अपॉर्चुनिटी है वर्किंग की उसको अपनाते हैं, और ये नए तरीके से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये वर्क करते हैं, जिसमें वो न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं। तो ये इसमें इसकी डेफिनेशन बताई है। इसमें अलग अलग जो हिस्टोरियंस इन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है इसको सबसे पहले यूज़ किया था, ये वर्ड जो है वो यूज़ किया था यूरोपियन स्कॉलर जिसका नाम था जॉर्जेस मिशले। ये फ्रांस के रहने वाले थे, एंड कैड्रिक एंजाइम जर्मनी से बिलोंग करते थे। तो इन लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टर्म सबसे पहले यूज़ किया था। और अर्नोल्ड टोनेबी इन्होंने अपनी किताब जिसका नाम था द लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया था दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज़ नॉट एनी सडन ऑकरेंस, कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो अचानक से होने वाला नहीं है, रेदर इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बल्कि ये क्या है कि लगातार चलने वाली प्रोसेस है डेवलपमेंट की। तो यानी कि अचानक से नहीं हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बल्कि ये लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है डेवलपमेंट की। और GW साउथगेट एक हिस्टोरियन है, इनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस गॉट चेंज टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोसेस था वो बदला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, अंडर विच जिसमें जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, हाथों से बनाने वाले जो आइटम्स थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया इक्विपमेंट्स के थ्रू विच वो ऑपरेटेड बाय पावर। अब क्या था, जो सामान था वो हाथों से ना बना करके इक्विपमेंट्स के थ्रू बनाया जाता था, जो कि पावर के थ्रू ऑपरेट होती थी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती थी। एंड देयर वाज अ चेंज इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, और इससे एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आया। तो इसमें ये जो GW साउथगेट है उन्होंने यही बताया कि जो हैंडीक्राफ्ट्स जो पहले हाथों से बनाए जाते थे, उनकी जगह अब चीज़ें जो थी वो पावर के थ्रू ऑपरेट होने लगी, इक्विपमेंट्स के थ्रू ऑपरेट हो रही थी, जो कि ऑपरेट होता था पावर के थ्रू, और इससे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। इन प्लेस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज की जगह पर जो वर्क था वो स्टार्ट हो गया फैक्ट्रीज के अंदर। CD हेजन ये इतिहासकार हैं, और इनके जो व्यूज़ हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लेकर, ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये एक ऐसा मैकेनाइजेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको मशीनों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हाथों से सामान बनाते हैं, लेकिन अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को चेंज कर दिया गया और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में मशीनों का यूज़ होने लगा। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू डेविस के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये रेफर करता है दोज चेंजेस, उन सभी बदलाव को विच हैड मेड इट पॉसिबल फॉर मैनकाइंड, जिसने कि इसको पॉसिबल बनाया है इंसानों के लिए कि लीव द ट्रेडिशनल मैथड, जो ट्रेडिशनल मैथड हैं उनको छोड़ दिया जाए, ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के पुराने तरीके हैं उनको छोड़ करके, एंड बिकेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, और जो गुड्स वगैरह हैं उनको बनाया जाए फैक्ट्रीज के अंदर ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर।
तो डेविस ये कहना चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये ऐसा बदलाव है जिसके अंदर ये पॉसिबल हो पाया कि जो इंसान है वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन को छोड़ करके और इस लायक बन गया है कि वो गुड्स को फैक्ट्रीज के अंदर बड़े पैमाने पर बना सकता है। अकॉर्डिंग टू पार्ट 8 ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, अगर हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस के पार्ट 8 को देखें तो वो ये बताता है कि जो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट जो हुआ है विच बिकेम मोर पावरफुल, जो कि काफ़ी पावरफुल और रैपिड हुआ है 18th सेंचुरी के अंदर, थ्रू विच द मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स, जिसके थ्रू जो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो बिजनेसमैन है वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ और इसी को ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो यानी कि ये बहुत तेजी से बदलाव का युग है 18th सेंचुरी और इसके अंदर इकोनॉमिक और टेक्निकल डेवलपमेंट हुए हैं और मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप का इनका जन्म हुआ है और इसी को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो अभी आपने इतनी सारी डेफिनेशंस देखी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम्स को रेफर करता है विच गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, जो कि सिचुएशन ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलती है ऑफ ट्रेडिशनल लो प्रोडक्शन, जिसमें कि ट्रेडिशनल रूप से लो प्रोडक्शन होता था और इन्फीरियर स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, यानी बहुत स्लो डेवलपमेंट होता था, एंड एंटर्स इनटू द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, और उसके बाद ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर एंटर हो गया इन विच देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन, और इसके अंदर जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, एनहेंस लाइफस्टाइल इनटू द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर एंटर होना इन विच जिसमें जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, एनहेंस लाइफस्टाइल, और जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होती है या पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, एंड द प्रोडक्शन रेट कंटिन्यू टू इंक्रीज, और जो प्रोडक्शन रेट है वो लगातार बढ़ता जाता है, विच इन टर्न हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, जिसका कि इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है मैनकाइंड, सोसाइटी और स्टेट पर। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर इन्होंने बताया कि जो हमने पूरा अभी तक जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग ये समरी निकली है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, कि ये रेफर करता है एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को जिसके अंदर की एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ट्रेडिशनल लो प्रोडक्शन और इन्फीरियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को छोड़ करके और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर एंटर किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ता है, लाइफस्टाइल हमारी सुधर जाती है और पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में जो प्रोडक्शन रेट है वो जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, और विच इन टर्न हैज़, और जिसका कि एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है मैनकाइंड पर, सोसाइटी पर और स्टेट पर। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसका मीनिंग। देन फिर आता है आपका चेंज, कि चेंज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं ये बताया गया है इसमें। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने बता रखे हैं, 7 पॉइंट्स ही आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द चेंजेस ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इस चैप्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आपका जो है प्रोडक्शन वर्क विच वॉज अर्लियर डन बाय हैंड, सबसे पहले क्या था, जो प्रोडक्शन वर्क जो कि पहले हाथों से होता था, नाउ स्टार्टेड डन बाय मशीन्स, अब वो मशीन्स के थ्रू होने लगा है। तो जो काम पहले या जो प्रोडक्शन पहले हाथों से होता था वो अब स्टार्ट हो गया है मशीन्स के थ्रू, और ये मशीन्स किसके थ्रू चलती हैं, पावर के थ्रू चलती हैं। तो ये इसका मेन चीज़ है कि प्रोडक्शन वर्क विच जो कि पहले होता था हाथों के थ्रू, अब स्टार्टेड टू बी डन, जो मशीन के थ्रू अब होने लगा है, और वो मशीनें पावर के थ्रू चलती हैं। देन सेकेंड है टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड ऑफ स्टील, और जो डिमांड है स्टील की उसको पूरा करने के लिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, ड्यू टू द यूज़ ऑफ पावर ऑपरेटेड मशीन, और पावर ऑपरेटेड मशीन को यूज़ करने से एग्रीकल्चर में फार्मिंग स्टार्टेड टू बी परफॉर्म ऑन लार्ज फार्म, जो फार्मिंग है वो बड़े बड़े फार्म्स के अंदर होने लगी है इंस्टेड ऑफ स्मॉल फार्म्स, छोटे छोटे फार्म्स के बजाय।
देन द बैंकिंग सिस्टम डेवलप ड्यू टू द इंक्रीज इन यूज ऑफ मनी, और जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी डेवलप हो गया है क्योंकि मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया था। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के इन्वेंशन की वजह से एंड मैकेनाइज शिप्स, और शिप्स को मशीनाइज्ड कर दिया गया, मशीनें उसमें लगा दी गई। देयरफॉर द रिवोल्यूशनरी चेंज, और इस प्रकार से जो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी यानी बहुत तेज़ी से बदलाव आया इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। एंड ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेडिंग की जाने लगी, वॉज डेवलप टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड, और इससे कि बढ़ावा मिला इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी कि जो व्यापार था वो भी मशीन्स के थ्रू होने लगा और इससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला। द प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल अभी एक सिद्धांत बना लिया, एक प्रिंसिपल बन गया लेस ह्यूमन लेबर, कि कम ह्यूमन लेबर को इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, वॉज इम्प्लीमेंटेड, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यानी कि ये इनका प्रिंसिपल बन गया कि लेबर्स को कम लेना है, क्योंकि मशीन्स काम कर रही हैं तो लेबर्स की ज़रूरत कम पड़ेगी, और मशीन्स काम कर रही हैं इसलिए प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इन्होंने अपना प्रिंसिपल बना लिया कि लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे चेंज आए। देन फिर आता है आपका व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड, कि क्यों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंग्लैंड एक सबसे पहली कंट्री थी जिसमें कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसमें सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, यूरोप की अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ऐसी कंडीशंस इंग्लैंड में प्रिवेल थी जिससे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का बहुत बड़ा कॉलोनियल एम्पायर था जहाँ से उनको आसानी से रॉ मटेरियल और नया मार्केट मिल जाता था। 18th सेंचुरी के अंदर अदर यूरोपियन कंट्रीज़, और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी डिड नॉट हैव सच कॉलोनीज, उनकी इतनी कॉलोनीज नहीं हुआ करती थी। तो इस वजह से जो इंग्लैंड था वहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। देन सेकेंड जो पॉइंट है आपका वो है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस इन नियर बाई एरियाज, कि आयरन और कोल माइंस का आसपास के एरियाज में अवेलेबल होना, और क्योंकि जो रॉ मटेरियल अगर आसपास अवेलेबल होता है तो इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है और उनका प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती है वो कम हो जाती है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल, आयरन और कोल की अवेलेबिलिटी या कोल माइन की जो अवेलेबिलिटी थी वो नियर बाई एरियाज़ के अंदर थी, और प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड आयरन वॉज फैसिलिटेड, और इसी वजह से जो सॉलिड आयरन का प्रोडक्शन था उसको फैसिलिटी मिली। दिस सॉलिड आयरन वॉज नेसेसरी, और ये जो सॉलिड आयरन था वो ज़रूरी था मैन्युफैक्चरिंग मशीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। देन थर्ड जो है आपका वो है प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कंजप्शन, यानी कि प्रोडक्शन उतना ही होता था जितना कि कंज्यूम किया जा रहा था, और प्रोडक्शन अगर कंज्यूम नहीं होगा तो उस प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए कंजप्शन के बेस पर ही प्रोडक्शन हुआ करता था। द एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस, और जो एक्सपोर्ट बिजनेस था फ्रांस का, ये क्या करते थे, फ्रांस की जो कंपनीज थी वो या जो इंडस्ट्रीज थी वो ऐसे चीज़ों को एक्सपोर्ट क्या करती थी जो लग्जरी गुड्स हुआ करते थे। लग्जरी मतलब जो महंगे महंगे गुड्स होते थे, ऐसी चीज़ों को बनाया करते थे, उनको एक्सपोर्ट करते थे। और जो लग्जरी गुड्स होती है उनकी डिमांड होती है कम, क्योंकि ये इनका जो कंजप्शन होता है वो हमेशा लिमिटेड रहता है, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं रिच। वाइल द एक्सपोर्ट रेट्स, वहीं जो एक्सपोर्ट रेट्स है इंग्लैंड का, इंग्लैंड जो था वो ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता करता था, या जो उनका एक्सपोर्ट रेट था इंग्लैंड का वो ऐसा था कि जिसमें कि वो ऐसे गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाते थे विच ऑलवेज रिमेन हाई डिमांड, जिनकी की सबसे ज़्यादा डिमांड हुआ करते थे। इंग्लैंड बिलीव दैट, इंग्लैंड अब ये मानने लगा दैट इफ़ द रिसोर्सेज ऑफ मेकिंग सच गुड्स, कि अगर ऐसे गुड्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज, ऐसे गुड्स को बनाया जाए उन रिसोर्सेज से जो कि इन चीपर वे और सस्ते तरीके से आर डिस्कवर्ड दैन देयर मार्केट कैन इंक्रीज, यानी कि वो ऐसे गुड्स बनाते थे
जो कि उनको आसानी से उनको रिसोर्सेज मिल जाते थे और वो सस्ते तरीके से उनको बना लिया करते थे। सस्ते सस्ते तरीके से बनाने का जो रास्ता था वो उन्होंने ढूंढ लिया था, और साथ में उनका जो मार्केट था वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड ऐसा मानता था कि अगर जो रिसोर्सेज हैं ऑफ मेकिंग सच गुड, उनसे ऐसे गुड्स बनाए जाएं इन चीपर वे, सस्ते तरीके से, आर डिस्कवर्ड देन देयर मार्केट, खोज लिया जाएगा ऐसा तरीका जिससे सस्ते तरीके से वो इन चीज़ों को बना सकते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि उसको मार्केट है, उनका जो मार्केट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। देयरफॉर इंग्लैंड वॉज प्रिपेयर्ड इम्प्लीमेंट सच वेज, तो इसलिए वो लोग ऐसी चीज़ों को बनाते थे, इस तरीके से बनाते थे थ्रू विच इट कुड मैन्युफैक्चर इट्स गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, जिससे कि वो अपने गुड्स को एक बड़े पैमाने पर उसको बना सके। तो ये थर्ड पॉइंट था, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग्स विद कंजप्शन। फिर फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल लेबर है। सेमी स्किल लेबर यानी कि ऐसे लेबर्स जो कि मशीन्स के ऊपर काम कर सकें। वैन फेडरल सिस्टम एंड, जब ये सामंतवादी जो सिस्टम था जब ये ख़त्म हुआ इंग्लैंड के अंदर, सेमी स्किल्ड लेबर बिगन टू सेटल डाउन इन सिटीज़। अब जो सेमी स्किल्ड लेबर थे वो सिटीज़ के अंदर आकर रहने लगे इन लार्ज नंबर, बड़े नंबर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह खुल रही थी। और एज सुन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट, और जैसे ही जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो ये जो सेमी स्किल्ड लेबर्स थे बिकेम अवेलेबल टू वर्क ऑन मशीन्स, और ये लोग अवेलेबल हो गए मशीनों पर काम करने के लिए। तो ये इसमें बताया कि सेमी स्किल्ड लेबर्स सिटीज़ के अंदर सेटल हो गए थे, और जैसे ही ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो जो लेबर्स थे वो अवेलेबल हो गए मशीन पर काम करने के लिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। देन फिर फिफ्थ पॉइंट है जो आपका वो है फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वॉर। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वॉर, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक वॉर। फ्रेंच रिवोल्यूशन और जो नेपोलियनिक वॉर था ये बढ़ गया था सिग्निफिकेंट। इसने भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर इंग्लैंड में। तो उसका जो मेन रीज़न क्या था कि फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुआ था और नेपोलियनिक वॉर हुआ था। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बढ़ावा मिला, और वॉर के दिनों के अंदर इन द डेज ऑफ वॉर इंग्लैंड एक्सपीरियंस द नीड ऑफ इम्प्रूविंग। जो इंग्लैंड था उसको ज़रूरत पड़ी कि वो अपनी जो मैथड है उनको इम्प्रूव करे और प्रोडक्शन टू फुलफिल द डिमांड, जिससे कि वो सोल्जर्स की डिमांड को पूरा कर सके एंड द सोल्जर ऑफ इट्स असिस्टिंग कंट्रीज, और ऐसे सोल्जर्स जो कि उनकी सहायता कर रहे थे उन सब सोल्जर्स की डिमांड को पूरा कर सकें। तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वॉर हो गया कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। देन फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, क्योंकि इंग्लैंड के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं थी, और इसका रीज़न ये था कि जो इंग्लैंड था उसने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बना रखी थी। उसके पास ज़्यादा कैपिटल थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, दूसरी यूरोप की कंट्रीज के कंपैरिजन में। देन सिचुएशन वर सपोर्टिव, और उस समय जो सिचुएशन सपोर्टिव थी टू कलेक्ट द कैपिटल को कलेक्ट करने से रिलेटेड एंड टू प्रमोट, और बढ़ावा देने में और उसको यूज़ करने में। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द बिजनेसमैन ऑफ इंग्लैंड, 18th सेंचुरी के अंदर जो बिजनेसमैन थे इंग्लैंड के, इनको फैसिलिटी दी गई ऑफ प्रोक्योरिंग लोन, कि इनको अब आसानी से लोन वगैरह मिलने लगा, एंड एक्यूमुलेटिंग कैपिटल्स, और इनको आसानी से कैपिटल, ये लोग अपने जो कैपिटल है उसको इकट्ठा करने लगे। तो कैपिटल की कमी नहीं थी, और इसमें ये एक रीज़न ये भी था कि इनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी और वहाँ से आसानी से ये लोग अपना कैपिटल को इकट्ठा कर लिया करते थे टैक्स के रूप में, और यहाँ पे लाके ये बिजनेसमैन को लोन वगैरह की फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड कर दिया करते थे। देन फिर आया आपका फेवरेबल जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंग्लैंड। फेवरेबल जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंग्लैंड, इसके अंदर
तो जोग्राफिकल पोजीशन थी इंग्लैंड की वो काफ़ी फेवरेबल थी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे थी इसमें बता रहे हैं जोग्राफिकल पोजीशन इंग्लैंड की, क्योंकि जो इंग्लैंड था वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, यानी कि उसके चारों तरफ पानी था और इसकी वजह से उसको इस बात की टेंशन नहीं थी कि कोई उस पर इन्वेडर जो है वो कहीं से इन्वेड कर देगा या आक्रमण कर देगा। और इसी वजह से उसने जो अपना कंसंट्रेशन था, अपना पूरा ध्यान जो था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर लगा दिया। तो ये इसने बता रखा है इंग्लैंड वॉज सराउंडेड बाय द कोस्टल बॉर्डर्स फ्रॉम ऑल फोर साइड्स एंड देयरफॉर इट रिमेन्ड सेफ, और इसी वजह से वो सेफ था फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन। इन्वेशन मतलब होता है कि आक्रमणकारियों से सेफ था, और इसके परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट लॉसेस, और नहीं इसको इस बात की चिंता थी कि कोई लॉस होगा वॉर से, और इसी वजह से उसका पूरा ध्यान जो था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था। देन फिर 8 पॉइंट आया आपका एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। एग्रीकल्चर के अंदर भी क्रांति का आना, यानी एग्रीकल्चर में भी बहुत तेजी से चेंजेस आना। द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। एग्रीकल्चर में भी एक रिवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड के अंदर, जिसने कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट प्रोवाइड की। बूस्ट मतलब होता है स्ट्रेंथ देना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से मतलब ये हुआ कि जैसे इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और एग्रीकल्चर के अंदर वो लोग जो जैसे ज़्यादातर वो मॉडर्न इनपुट्स वगैरह यूज़ करने लगे, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह और इंसेक्टिसाइड्स और यूरिया वगैरह जो भी है, जो केमिकल्स वगैरह बनते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उसका यूज़ होने लगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे वो भी, उसमें भी वो लोग मशीन्स वगैरह यूज़ करने लगे थे, जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेशिंग मशीन है या हार्वेस्टर मशीन है। तो इन सब को यूज़ करने लगे थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर थी वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था इंडस्ट्रीज को। देन फिर आता है आपका एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक इन्वेंशन, कि साइंटिफिक इन्वेंशन पर जोर दिया जा रहा था इंग्लैंड के अंदर एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। अदर यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में जो इंग्लैंड था ये सबसे ज़्यादा इसको फ्रीडम मिली थी इनके साइंटिस्टों को, कि in context of political and religious interference and gave promotion to scientific association। जो भी साइंटिफिक एसोसिएशन थी या जो साइंटिफिक संगठन जो उन्होंने अपने बना रखा, वो प्रमोशन बढ़ावा मिल रहा था, और साथ में उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि उनको इस बात से इनको आज़ादी दी गई थी साइंटिस्टों को कि पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं होगा। और ड्यू टू दिस इन सब की वजह से जो साइंटिफिक इन्वेंशंस थे वो बहुत ज़्यादा हुए इंग्लैंड में। तो साइंटिफिक इन्वेंशंस थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे इंग्लैंड के अंदर। तो रीज़न यही था कि पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं था, और साथ में जो साइंटिफिक एसोसिएशंस थे उनको बढ़ावा मिला। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, ये 9 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करना है। तो मेन पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो आप अंदर का मैटर अपने आप से लिख लेंगे। तो फर्स्ट है जैसे लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। सेकेंड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइन नियर बाय एरिया, प्रोटेक्शन इन अकॉर्डेंस विद कंजप्शन, availability of semi-skilled labor, French Revolution and War, availability of capital, favorable geographical position of England, agricultural revolution in England, emphasis on scientific inventions। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वेंशन एंड सेक्टर रिफॉर्म ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके बारे में बताऊंगी। तब तक आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है, उसको लर्न करना है। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।